डिफरेंट आर सम क्वेश्चन। 1916 में लखनऊ पैक्ट हुआ, अब उनमें जो डिमांड्स थी उनको किस साल में पूरा किया गया? डू यू नो द जियोग्राफिकल लोकेशन ऑफ लखनऊ? क्या थे वो रीजन जिसकी वजह से जो लखनऊ का पैक्ट जो है वो बनाया गया? दुश्मनों का दुश्मन दोस्त होता है, ये मेन रीजन था कुछ हद तक मैं कह सकता हूँ। सिर्फ कायदे आजम ही उनको मिला था कि आप जो है वो एम्बेसडर बन जाए हिंदू मुस्लिम यूनिटी का, कोई और नहीं था क्या वहां पर? मैं कहूँ ये हिंदू मुस्लिम यूनिटी का एक प्लेटफॉर्म था लखनऊ पैक्ट, क्या ये सही है या नहीं? व्हाट वाज द पॉइंट? वो सरोजनी, सरोजनी इसको पढ़ते सरोजनी नेहरू, ये कौन थी बेटा? क्या है रिलेशनशिप बिटवीन लखनऊ पैक्ट एंड मिंटो मोले रिफॉर्म, जो इससे पहले हमने लेक्चर में डिस्कस किया है? क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं, मगर हाँ हमारे पास तो सबके आंसर्स नहीं है। तो डियर फ्रेंड्स कनेक्ट रहिए एंड तक, इंशाल्लाह इन सब के आंसर आपको आज इस लेक्चर में मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू LWK चैनल। प्री पार्टीशन मोड ऑन एपिसोड नंबर 3 है। आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करने जा रहे हैं लखनऊ पैक्ट के बारे में। 5 लेक्चर समझ ले में हम आपको वेलकम करते हैं डियर फ्रेंड्स। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये वही साल है, वही 1916 जिसमें कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना इस वक्त दोनों पार्टीज का हिस्सा है। मैं कह सकता हूँ कि वो इंडियन नेशनल कांग्रेस में भी है और इंडिया मुस्लिम लीग में भी है। हाँ उस वक्त ऐसा था कि आप दो पार्टीज को ज्वाइन कर सकते हो। ये वो वक्त है कि जिस वक्त में 1916 में जो है वो वॉर चल रही है, जो स्टार्ट हुई 1914 में, इसका नाम है महाभारत जंग, वर्ल्ड वॉर 1। हाँ वो चल रही है 1915 में, वो मिडिल ऑफ द टाइम है मैं कह सकता हूँ। हाँ डिफरेंस ये वही है जिस वक्त एक कानून चल रहा है जिसका नाम दिया गया था मिंटो मोले रिफॉर्म्स इन 1909, जिसका दूसरा नाम था इंडियन काउंसिल एक्ट। वो इसी साल अभी तक चल रहा है, वो खत्म नहीं हुआ, जो कि खत्म होगा 1919 में। ये सब चीजें जो एक साथ ही चल रही हैं। क्या हुआ लखनऊ पैक्ट में, देखते हैं आज। इसको जॉइंट सेशन भी कहा जाता है। उसके पीछे रीजन क्या है, इसको जॉइंट सेशन क्यों कहा जाता है? क्योंकि देखिए ये फर्स्ट टाइम था कि हिंदू और मुसलमान दोनों मिलकर अब एक कोई काम करने जा रहे हैं। या तो पहले मुसलमान ब्रिटिश के खिलाफ खड़े हो जाते थे या हिंदू खड़े हो जाते थे, मगर इस बार दोनों साथ मिलकर खड़े होने के लिए तैयार हैं। तो लखनऊ पैक्ट कुछ इस तरह का मामला है। उससे पहले हम जियोग्राफिकल लोकेशन को देखते हैं। भारत है पूरा इंडिया, आज का इंडिया ये, इसका ये जो इलाका है उत्तर प्रदेश जिसको कहा जाता है, यूपी नॉर्दर्न साइड पर है ये इंडिया के। इसके जो ब्लैक स्पॉट है दिस इज कॉल्ड लखनऊ, जो कि सिटी है वहां पर, यूपी प्रोविंस है वहां पर, इसका नाम है उत्तर प्रदेश। और ये ब्लैक है जैसे लखनऊ सिटी, लखनऊ सिटी इन इंडिया। उस वक्त भी बिल्कुल ऐसा ही माहौल था। इससे ही लखनऊ में ये लखनऊ पैक्ट, ये करारदाद बनाई गई। किसी चीज को डिस्कस करने से पहले हम रीजंस को जरूर देखते हैं, तो आज भी हम इन्हीं रीजंस को देखेंगे डियर फ्रेंड्स कि क्यों लखनऊ पैक्ट की जरूरत पड़ गई। एजिटेशन थी, बहुत बहुत एजिटेशन थी। मिंटो मोले रिफॉर्म्स में भी हमने देखा कि मिंटो मोले रिफॉर्म जब आए 1909 में, जब आए तो लोग खुश नहीं थे। कहीं मुसलमान कुछ किसी वजह से नाराज थे, कहीं हिंदू नाराज थे किसी वजह वजह से। तो वो एजिटेशन चल रही थी, टेररिस्ट एक्ट चल रहे थे, तबाहियाँ चल रही थी ब्रिटिश इंडिया के अंदर। मिंटो मोले रिफॉर्म की मैंने ऊपर लिंक दे दी है, उसको जरूर देखिएगा। डिस्क्रिप्शन में भी उसकी लिंक मैं दे दूंगा, वहां पर इसको याद रखिएगा। मिंटो मोले रिफॉर्म का बड़ा असर है लखनऊ पैक्ट पर। मिंटो मोले रिफॉर्म का अगर वो लेक्चर नहीं देखोगे तो ये लखनऊ पैक्ट आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा मैं ये बता रहा हूँ। ऐसी बातें होंगी लखनऊ पैक्ट में जो कि बिल्कुल कनेक्टेड है उससे। तो पहला रीजन था एजुटेशन, टेररिस्ट एक्ट हो रहे थे वहां पर, मिंटो मोले रिफॉर्म के लोग खुश नहीं थे। दूसरा कि वर्ल्ड वॉर 1 चल रही है 1914 में, और जूते पड़ रहे हैं ब्रिटिश को। अभी स्टार्टिंग ऑफ द वॉर में जो है वो मार खाई, अच्छी मार खाई ब्रिटिश ने। तो मुसलमानों ने, मुसलमान ना कहूँ मैं, इंडियन नेशनल, सॉरी, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग कहूँ और कांग्रेस, ये दोनों पार्टियां आप सोच रहे हैं कि हमें एक प्लेटफॉर्म
पर आना चाहिए और ब्रिटिश जो कि जूते खा रही है अब इससे अपनी राय जो है वो मनवानी चाहिए। हमारी बात समझ, मतलब ये फायदा ले रहे हैं ब्रिटिश की मजबूरी का। 1913 भाइयों, जब कायदे आजम ने ज्वाइन किया ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को, ये रीजन किस तरह है कि दोनों पार्टीज में अब कायदे आजम जो है वो मौजूद हैं। इसका मतलब है एक वो बंदा जो दोनों पार्टीज को कनेक्ट कर रहा है, तो क्यों ना इन दोनों पार्टीज को इस कनेक्शन जो कि कायदे आजम इसके थ्रू दोनों पार्टीज को एक प्लेटफॉर्म पर लाया जाए और कुछ जो इस तरह की चीज़ों, इस तरह की पॉइंट्स को बनाया जाए जो कि दोनों पार्टीज के मफाद में हो। क्योंकि इससे पहले ही समझ चुके थे कि अगर हम अलग अलग काम करेंगे तो कोई फायदा नहीं है, हमको नुकसान होगा। अगर कांग्रेस खुश होती है तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग नाराज हो जाती थी, अगर लीग खुश है तो कांग्रेस नाराज होती थी, तो इससे काम नहीं चलेगा। तो ये एक रीजन था। दोनों पार्टीज ने सिचुएशंस को समझ समझ लिया कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है साथियों। अगर लीग, मुस्लिम लीग अगर ब्रिटिश के खिलाफ है तो कांग्रेस भी तो खिलाफ है ना उसके, तो वो भी दे आर ऑल्सो नॉट लविंग द रूल ऑफ द ब्रिटिश। तो क्यों ना ये दोनों पार्टीज मिल जाएं आपस में और कुछ इस तरह का काम करें। तो इसी वजह से दीज वर द रीजन व्हिच कॉज्ड लखनऊ पैक्ट ऑफ 1916। और सेल्फ गवर्नमेंट तो ये हमेशा चाहते थे कि हमारी हुकूमत आए, तो इंडियन ऑटोनॉमी भी एक रीजन था। मगर लोग कहते हैं कि लखनऊ पैक्ट जो है वो मुसलमानों और हिंदुओं की यूनिटी है, मगर ऐसा बिल्कुल नहीं था। ये दो पार्टीज की यूनिटी थी, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस। क्योंकि देखिए, हिंदुओं की पार्टी सिर्फ कांग्रेस अकेली तो थी नहीं, बहुत सारी छोटी छोटी और भी हिंदुओं की पार्टी थी, वो तो इस पैक्ट में थी नहीं। तो क्या अब पूरे तो हिंदू तो आए नहीं, तो ये हिंदुओं की यूनिटी किस तरह हुई। इसी तरह ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के सारे मुसलमान, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के अलावा भी छोटी छोटी बहुत सारे मुसलमानों की और पार्टियां थी, वो तो यहाँ पर तीन, तो मुसलमान पूरे तो है नहीं। तो ये हिंदू मुस्लिम यूनिटी नहीं है। इंस्टेड ऑफ दैट वी मस्ट से दैट दैट वाज कांग्रेस लीग यूनिटी। और ये फर्स्ट जॉइंट सेशन था इस बार। ये दोनों पार्टी आपस में मिलकर काम करने का सोच रही हैं। कायदे मोहम्मद अली जिन्ना को सरोजनी नायडू ने कहा कि ये जो बंदा है ही इज द एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी, क्योंकि ये दोनों पार्टीज को आपस में मिला रहा है, इससे बड़ा फायदा होने जा रहा है, वो जो तजाद जो है वो खत्म होंगे। तो ये टाइटल दिया गया बाय सरोजनी नेहरू, जो कि एक हिंदू वुमेन लीडर थी ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। मगर सिर्फ कायदे आजम को ही क्यों, क्या और बंदा नहीं मिला इनको? चलो उसके रीजन भी आज इसके अंदर देखते हैं, उसके बाद वी शैल गो टू द पॉइंट्स ऑफ लखनऊ पैक्ट। तो वो इतनी मुश्किल नहीं है। अगर आपने वो लेक्चर देखा है मेरा, तो कौन सा वाला, मिंटो मोले रिफॉर्म्स ऑफ 1909, इसका दूसरा नाम इंडियन काउंसिल एक्ट भी है या था, मैं कहूँ। मैं आपको बताता चलूं डियर फ्रेंड्स, और पहले भी इससे पहले वाले लेक्चर में भी मैंने बताया कि एग्जेक्टिव जो काउंसिल थी, एग्जेक्टिव काउंसिल के अलावा जो सेंट्रल लेजिस्लेचर थी वो क्या था, उसको मिनटों मोले रिफॉर्म जरूर देखिएगा। सेंट्रल लेजिस्लेचर थी एक, जिसमें 6 सीटें मुसलमानों की थी। उस 6 सीटों में से एक मुसलमानों की सीट पर कायदे मोहम्मद अली जिन्ना साहब भी थे। तो ये एक बंदा, एक तो वजह ये भी थी कि वो सेंट्रल लेजिस्लेचर का हिस्सा थे। दूसरी वजह कि दोनों पार्टीज के मेंबर भी थे। इस तरह का और कोई भी बंदा नहीं था जो कि दोनों पार्टीज का एट अ टाइम मेंबर हो। और उसके अलावा इसकी हिज बोल्ड नेचर, वो कभी किसी से डरता नहीं। लॉर्ड मिंटो जो कि वाइसरॉय ऑफ ब्रिटिश इंडिया था, उसको भी चैलेंज करने वाला ये बंदा था। ये वाज सच अ बोल्ड पर्सन ना। सेंट्रल लेजिस्लेचर में आर्ग्यूमेंट कर देता था लॉर्ड मिंटो के खिलाफ, और बहुत दफा जो लॉर्ड मिंटो नाराज होकर भी गए थे। तो ये भी एक रीजन कह सकते हैं। और ये बंदा था जो कि मुस्लिम था कांग्रेस के अंदर, कांग्रेस को हिंदुओं की पार्टी माना जा रहा था, उसमें ये मुसलमान था। तो ये भी एक कुछ हद तक वजह है। और कायद की ये वर्जन के सेंस ऑफ लॉयल्टी, कि ब्रिटिश के साथ सच्चे रहो ए मुसलमानों, या इंडियन, सिंपल कहूँ इंडियन, आप मुसलमानों, सॉरी ब्रिटिश के साथ सच्चे रहो, तो वो कायद का वो वर्जन खत्म हो गया था। कायद ने कहा नहीं, अब इस तरह नहीं होगा, नाउ लेट्स गो टू द पावर पॉलिटिक्स। अब पावर पॉलिटिक्स खेलते हैं, बहुत हमने जो गुलामी की इन बंदों की। तो ये भी एक वजह था कि ये बंदा जो कि लीडर बोल्ड नेचर वाला बंदा था, इस बंदे ने एक अपना वर्जन दिखा दिया कि लेट्स हैव सम पावर पॉलिटिक्स इन ब्रिटिश इंडिया। तो अब बढ़ते हैं पॉइंट्स ऑफ लखनऊ पैक्ट की तरफ। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स। कैन बी क्वेश्चन, व्हाट वाज द पॉइंट्स ऑफ लखनऊ पैक्ट।
सबसे पहले टर्म्स ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स जो हैं वो भाई, जो सेंट्रल लेजिस्लेचर है वो क्या है, उस मिंटो मॉडल रिफॉर्म वाले उसको जरूर देखना लेक्चर के। सेंट्रल लेजिस्लेचर में जो लोग हैं उनका टर्म जो है उसको टर्म को बढ़ा दो, 5 साल कर दो कि वो 5 साल के अरसे तक वो रहें। दूसरा, सूबों को खुद मुख्तियारी दे दो कि सूबों की जो असेंबलीज हैं वो अपने रेजोल्यूशंस खुद पास कर सके, वहां पर वाइसरॉय की कंसर्न ना हो, ब्रिटिशर्स की वहां पर मौजूदगी ना हो। वी वॉट इंडिपेंडेंस। सिंपल, दैट वाज द सेइंग ऑफ लखनऊ पैक्ट। तो ये भी एक पॉइंट था कि सूबों को ऑटोनॉमी दी जाए। तीसरी पॉइंट थी कि जुडिशरी को एग्जेक्टिव दोनों इनको आपस, ये जो साथ काम कर रहे थे मस्ट बी सेपरेटेड, इन दोनों को अलग कर दो। कि फॉर एग्जाम्पल ऐसा ऐसा हो रहा था कि भाई जुडिशरी काम ही नहीं कर पा रही थी, अगर एग्जेक्टिव कोई काम कर रही है तो जुडिशरी वहां पर कोई क्वेश्चन नहीं पूछ पा रही है एग्जेक्टिव के खिलाफ, उसको रोक नहीं पा रही थी। तो ये पॉइंट था कि इन दोनों को अलग कर दो, कि जुडिशरी अपना काम करे, एग्जेक्टिव अपना काम करे। और जब एग्जेक्टिव कोई काम करे तो जुडिशरी के पास जुडिशियल रिव्यू का पावर हो, मतलब अगर कोई काम आपने किया है तो जुडिशरी उस पर क्वेश्चन पूछे कि आपने ये किस तरह काम किया, आपको उसका पावर किसने दिया, ये आपने गलत किया है, सही किया है, वो कुछ सब कुछ कर सकते हैं। और उसके अलावा जो जुडिशरी के अंदर जो जजेस थे, और दे मोस्टली देवर ब्रिटिशर्स, जुडिशरी में जो जजेस थे वो एग्जेक्टिव में भी वही बंदे काम कर रहे थे। तो इन दोनों को अलग किया जाए, जुडिशरी में अगर ब्रिटिशर्स हैं तो ठीक है भले हो, मगर वो एग्जेक्टिव में ना हो, वहां पर कोई और हो, हम इंडियंस हो। कि जो मैंने जनरल लिखा हुआ है हर पॉइंट के आगे, जनरल का मतलब है ये दोनों पार्टीज को सपोर्ट करता है, इंडियन नेशनल कांग्रेस को भी, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, दोनों को ये पॉइंट सपोर्ट कर रही है। आगे इस तरह की पॉइंट्स आएंगी जो कि सिर्फ लीग को सपोर्ट करेंगी या कांग्रेस को सपोर्ट करेंगी, तो देखेंगे आप। उसके अलावा सेपरेट इलेक्टोरेट, जो कि हमेशा मुसलमानों ने कहा है कि हमें अलग नुमाइंदगी दी जाए, मिंटो मॉडल रिफॉर्म में भी इनको नुमाइंदगी दी गई, 6 सीटें सेंट्रल लेजिस्लेचर में दी गई इनको, जहां पर कांग्रेस ने भी इसको एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, क्योंकि देखिए ना हो क्या रहा है, लखनऊ पैक्ट में एक्चुअली एक लखनऊ जगह है जहां पर एक पैक्ट हो रहा है, एग्रीमेंट हो रहा है, जहां पर एग्रीमेंट के अंदर ये दो पार्टीज आपस में दोनों वहां पर बैठी हैं, आपस में तय करें कि क्या करना है, क्या करना है, क्या करना है। ब्रिटिश क्या है, ब्रिटिश का कहाँ है, वो क्या कर रही है, ब्रिटिश इज इन वॉर, वो जंग लड़ रही है और उसको जूते पड़ रहे हैं, याद रखिएगा, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था। तो वो तो फंसी हुई है, वो यहाँ पर नहीं है, ये आपस में कर रहे हैं। तो अब ये जो आपस में ये जो पॉइंट्स बना रहे हैं, इनका एग्रीमेंट कब आएगा, मतलब इन पर ब्रिटिश का फैसला कब आएगा, वो आएगा 1919 के एक्ट में, 1999 में, सॉरी 1919 में, 1919 के एक्ट में आएगा, जो कि हमारा नेक्स्ट लेक्चर है। तो चौथी पॉइंट ये कि सेपरेट इलेक्टोरेट मुसलमानों ने चाहिए थी, उनको वैसे मिंटो मॉडल रिफॉर्म में भी दी गई थी 6 सीटें, कांग्रेस ने भी अब फर्स्ट टाइम ये एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ मुस्लिम आर सेपरेट नेशन, मुस्लिम मुस्लिम सेपरेट नेशन, ठीक है। 1/3 मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन इन सेंट्रल लेजिस्लेचर, हाफ फॉर इंडियंस। देखिए मिंटो मॉडल रिफॉर्म में क्या हुआ इसको देखते हैं। ये हमने मैंने पहले भी आपको पिछले लेक्चर में चार्ट बनाकर बताया था कि इसका मतलब क्या है। एक थी सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल, दूसरी थी प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। मेन तो सेंट्रल थी, उसमें क्या था कि टोटल 60 सीटें थी। सबसे पहले यहाँ पर इन पॉइंट्स में से, लखनऊ पैक्ट के पॉइंट्स में से, ये इंडियंस ने यानी दोनों पार्टीज ने डिसाइड किया कि इन सीट्स को सबसे पहले बढ़ाया जाए। 60 क्यों है, इनको बढ़ाया जाए, ठीक है। दूसरी बात, अब ये जो इन 60 में से 33 ब्रिटिशर थे और 27 इंडियंस थे ना, अब जो वो इन दोनों पार्टी ने ये कहा कि अगर 60 हैं, या अगर आप 60 से बढ़ाते हो सीट्स को, जो हम कह रहे हैं कि बढ़ाओ इसको, अगर आप बढ़ाते हो तो इनमें से हाफ सीट्स इंडियंस की होगी, जो कि यहाँ पर मिंटो मॉडल रिफॉर्म ऐसा नहीं था। ये कह रहे हैं कि इनमें से हाफ सीट्स हमें दो। मिंटो मॉडल रिफॉर्म में ये भी था कि 6 सीटें मुसलमानों की थी इन 27 सीटों में से। अब यहाँ पर ये मुसलमान ये कह रहे हैं कि अगर आप 60 या 60 से ज़्यादा सीटें रखते हो, उनमें से हाफ तो इंडियंस की होगी, उस हाफ में से एटलीस्ट 1/3 हम मुसलमानों को दी जाए। फॉर एग्जाम्पल, फिर से सपोज कर अगर ब्रिटिश रखती है 60 सीटें सेम ही रखती हैं, तो हाफ कितना होगा, 30 का मतलब इंडियंस के लिए 30 सीट्स होंगी। इसका जो 1/3 है वो मुसलमानों को दिया जाए। मुसलमान यहाँ पर एक्चुअल में ये चीज़ कह रहे थे। मे भी समझ में आया, अगर नहीं समझ में आया तो रीज़न है कि आपने पिछला लेक्चर नहीं देखा। मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन पंजाब में और बंगाल में जो है वो, उसकी जो लेजिस्लेचर में वो डिक्रीज की जाएंगी। ये इंडियन नेशनल कांग्रेस आईएनसी के सपोर्ट में ये चीजें।
दूसरे ऊपर वाली दोनों जो सिचुएशन थी वो लीग को सपोर्ट कर रही थी, मगर ये सिचुएशन इंडियन नेशनल कांग्रेस को कर रही है कि भाई देखिए पंजाब और बंगाल में यहाँ पर मुसलमानों की पॉपुलेशन ज्यादा है। यहाँ पर इंडियन नेशनल कांग्रेस ने कहा कि आप हमने बहुत सारी पॉइंट्स को माना है, अब एक पॉइंट हमारा भी मानो कि पंजाब और बंगाल में मुसलमानों की रिप्रेजेंटेशन को कम किया जाएगा, डिक्रीज किया जाएगा। डिक्रीज क्यों किया गया, इसका रीजन ये था, ये एक्चुअल में लखनऊ पैक्ट हो रहा था उत्तर प्रदेश लखनऊ के अंदर, और उस लखनऊ के अंदर सारे लोग थे उत्तर प्रदेश के ही, बंगाल और पंजाब के इतने लोग थे ही नहीं। तो उत्तर प्रदेश के लोग थे, मोस्टली देवर हिंदूज। तो जब ये बात की गई तो इतना ज़्यादा कोई मसला नहीं खड़ा हुआ। अगर पंजाब और बंगाल के बहुत सारे लोग होते तो मसला होता, वरना ये वहाँ पर थे ही नहीं तो मसला भी नहीं हुआ। तो इस तरह ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के इस पॉइंट को कायदे आजम ने भी कहा चलो ठीक है यहाँ पर हम कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं। तो ये कॉम्प्रोमाइज़ करके ये चीज़ हुई कि पंजाब और बंगाल में रिप्रेजेंटेशन मुसलमानों की कम होगी। ये बात समझ में डिफरेंस। अब आते हैं एग्जीक्यूटिव काउंसिल, ये 7वीं पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आपको बताता चलूं इस सिचुएशन के हिसाब से 1892 के एक्ट को हमने डिस्कस किया था, 1909 जो मिंटो मोरे रिफॉर्म उसको भी डिस्कस किया। 1919 में एक और एक्ट आएगा जिसमें ये लखनऊ पैक्ट की डिमांड्स को फॉलो, मतलब डिमांड को ब्रिटिश का जवाब क्या देती है। और फिर 1935 में एक और पैक्ट आएगा, एक्ट आएगा, ठीक है। 4 एक्ट उनके दरमियान है ये लखनऊ पैक्ट 1916 वाला। मैं आपको बताता चलूँ कि 1892 में एग्जीक्यूटिव काउंसिल में सिर्फ ब्रिटिशर थे, 5 सीटें थी और 5 सीटों पर ब्रिटिशर थे। फिर मुसलमानों ने, इंडियंस ने, सबने डिमांड की कि हमें भी इंडियंस को भी यहाँ पर लाया जाए, इनको भी सीट दी जाए। मुसलमानों ने कहा कि 2 सीट हों, एक जो है वो किसी इंडियन को दे दो और एक कम से कम मुसलमानों को दो। अगर ब्रिटिशर्स की चालाकी तो कोई भूल ही नहीं सकता। तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया कि मुसलमानों को नहीं माना, उन्होंने एक सीट सिर्फ बढ़ाई जिस पर एक इंडियन आया, लॉ मेंबर में भी आपको याद तो मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था, लॉ मिनिस्टर आया यहाँ पर, और यहाँ पर मुसलमान कोई नहीं था, ठीक है। लखनऊ पैक्ट में अब क्या हो रहा है, लखनऊ पैक्ट में ये सारे इंडियंस, कांग्रेस और लीग दोनों मिलकर बोल रहे हैं, यहाँ पर लीग को भी उनके साथ मिलना पड़ा कांग्रेस के साथ। ये कह रहे हैं कि हर बार देखें ब्रिटिशर्स की सीट्स को सेम ही रखा जा रहा है, 1892 में भी 5, 1909 में भी 5, सिर्फ एक मेंबर को बढ़ाया है मगर ब्रिटिशर्स सेम ही है। इन्होंने कहा कि अब ऐसा नहीं होगा, अब जो भी एक्ट आएगा, जो भी रिफॉर्म्स आएंगी उनमें इंडियन लीडरशिप 50% होनी लाजमी है, 50% हमें भी दे। फॉर एग्जाम्पल अगर ब्रिटिशर्स 5 हैं तो इंडियंस भी 5 होंगे, अगर ब्रिटिशर्स 10 हैं तो इंडियंस भी 10 होंगे। तो ये था इनों का यहाँ पर। तो एग्जीक्यूटिव काउंसिल की एक डिमांड थी, क्या डिमांड थी एग्जीक्यूटिव काउंसिल के बारे में इन लोगों की, इंडियन मतलब कांग्रेस और लीग की, कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल में 50% हमें भी शेयर दिया जाए। और भी बहुत सारी पॉइंट्स थी, फॉर एग्जाम्पल रिम्यूनरेशन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की, ये इंपॉर्टेंट नहीं है जो मैं डिस्कस की पीछे, देवर वेरी इंपॉर्टेंट। 8वीं का रिम्यूनरेशन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, भाई सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को जो है पैसे वो खुद यूके के खजाने से दो, ना कि इंडिया के। राइट टू सप्लीमेंट्री क्वेश्चन, राइट टू एडजॉर्नमेंट असेंबली, बहुत सारे होती, मगर जो डिस्कस 7 तक तो देवर वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, आने वाले लेक्चर में डियर फ्रेंड्स वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट 1919 एक्ट, 1919 के एक्ट को। 1919 के एक्ट में ये जो भी पॉइंट्स हमने डिस्कस की, इन पर ब्रिटिश का क्या जवाब है उनको देखेंगे हम। 1919 में खिलाफत मूवमेंट शुरू होगी क्योंकि 1918 में वर्ल्ड वॉर 1 खत्म होगी, ऑटोमन एम्पायर को खत्म किया जाएगा और खिलाफत मूवमेंट में मुसलमान की तहरीक शुरू हो जाएगी। 1919 में रॉलेट एक्ट भी आएगा जिस पर फिर जो है वो शुरू होंगे प्रोटेस्ट, डेडली प्रोटेस्ट भी वहाँ पर जाकर शुरू होंगे। डिफरेंट द टॉपिक एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर आवर वीडियो एंड चैनल बोथ। खुदा हाफिज़, अस्सलाम।